हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम वापस हिस्ट्री की सीरीज़ पे आज वापस लौटते हैं। इसके पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा था पूरा पाषाण कालीन औजारों के बारे में, और आगे पूरा पाषाण कालीन स्थल के बारे में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिले हैं? राखी जिसे कहते हैं राख लकड़ी की जो राख मिलती है उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पूरा पाषाणिक स्थल से पूछा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं पूरा पाषाणिक स्थल से नहीं होके आग की जानकारी नवपाषाण काल से हुई है। अगर पूछा जाता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ तो आंसर आपका नवपाषाण काल। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि पूरा पाषाणिक स्थल से आग की राख की जानकारी कैसे मिली। तो भीमबेटका की गुफाएं, कुरनूल की गुफा, कोल्डीह और हुस्की, इन चारों स्थानों से कहाँ से मिली है? तो आंसर आपका कह रहा है कि कुरनूल की गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे। कहने का मतलब कि आग की जानकारी पूरा पाषाणिक लोगों को थी, लेकिन आग का आविष्कार जो हुआ जिसको लिखत पढ़त में मानते हैं तो नवपाषाण काल में। अगला देखिए, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई, बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। दूसरा कह रहा है इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। तीसरा कह रहा है गेहूं और जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें आंसर आपका डील बता रहा है कि तीनों सही है। विपरीत कथन तीनों सही हैं, जिसमें लगभग 1200 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव को काल के मध्य पाषाण युग अथवा मेसोलिथ कहते हैं। ये मध्य पाषाण युग को मेसोलिथ कहते हैं। इस युग में जलवायु से आए बदलाव जो तापमान में वृद्धि हुई, उससे घास वाले मैदान बनने लगे, घास क्षेत्र बढ़ने लगे, घास खाने वाले जीव भी बढ़ने लगे। मछली इसी काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी और गेहूं, जौ और धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे। मतलब अपने आप गेहूं, जौ, धान ये सब अपने आप उगने लगे। अतः लोगों ने इन्हें क्या किया, इकट्ठा करना शुरू किया और इसे उपजाना सीख लिया। तो ये जलवायु में जो परिवर्तन हुआ उससे अपने आप घास के मैदान विकसित होने लगे और मछली जो है वो भोजन के रूप में लोग उसे खाने लगे। गेहूं, सबसे पहले मनुष्यों ने जो शुरुआत किया अनाज का तो वो जौ था। लेकिन इसमें बता रहे हैं मध्य पाषाण काल से मेसोलिथ कहते हैं। तो मेसोलिथ काल, देखिए पाषाण, सबसे पहले पूरा पाषाण काल को 3 भागों में पाषाण काल को बांटा गया। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसमें आपका मेसोलिथ की बात बता रहा है कि जो निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, उस पाषाण काल की बात बता रहा है। ये सबसे पहले लोगों ने जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो उसमें घास के मैदान अनायास से उपजने लगे, मछली लोग खाने लगे, खाने के लिए इस्तेमाल करने लगे, और गेहूं, जौ को, धान को इसको बीज के रूप में रखने लगे, फिर उसको उपजाने लगे। आगे देखिए, मानव सभ्यता के आरंभिक काल, जिसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिस काल में मानव को लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता था, भी इतिहास की जानकारी नहीं थी, इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसके बाद ऐतिहासिक काल आता है। और कह रहा क्वेश्चन, मानव सभ्यता के आरंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें नहीं आता? हाँ, देखिए वही जो मैंने अभी बताया कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसमें कौन सा काल नहीं आता है? महापाषाण काल बता रहे हैं ना, अभी हमने बताया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल बांटा गया। फिर विद्वानों ने एक बीच में मध्य पाषाण काल को भी बांट दिया। दोनों कालों की मिलीजुली सभ्यता इसमें थी, इसलिए मध्य पाषाण काल कहा जाता है। ये महापाषाण काल जो है ये अलग काल है, जिसमें पत्थरों का काल कहा जाता है। देखिए व्याख्या में देखते हैं इसको। देखिए मानव सभ्यता के आरंभिक काल में
अर्थात प्रागैतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल बांटा गया। और महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों से बनी समाधियाँ, मतलब विशाल पत्थर खंडों से जो समाधियाँ स्थापित की गई वो दक्षिण भारत में, उसे महापाषाण काल कहा जाता है। ना कि इन तीनों कालों में ये महापाषाण काल आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो इतिहास के पहले का जो कला है चित्रकला, उसके बारे में बता रहा है। अमरावती, बाघ की गुफाएं, भीमबेटका और अजंता। तो भीमबेटका की गुफाएं तो सभी जानते हैं। भीमबेटका वर्तमान में इस समय मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता और बाघ के शैल चित्र जो हैं वो मौर्य काल से संबंधित हैं, जो ऐतिहासिक काल के हैं। मतलब प्रागैतिहासिक काल के बाद का ऐतिहासिक काल है, तो सबसे पुराना भीमबेटका है। भीमबेटका के बाद ये अजंता और बाघ के जो शैल थे, मतलब शैल की जो गुफाएं हैं पत्थरों की, उनमें जो चित्रकलाएं हैं उनके बारे में बता रहा है। अमरावती जो है वो स्तूपों के लिए जाना जाता है, जो शुंगकालीन और सातवाहन कालीन माना जाता है। ये सब बात के हैं। सबसे पहले भीमबेटका है प्रागैतिहासिक काल। 8वां क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। इसमें भी मिलाना है। काल के बारे में बता रहा है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, महापाषाण, उत्तर पाषाण काल ये किस काल के हैं। आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन ऊपर वाला नीचे और क्लियर हो जाएगा। पूरा पाषाण काल भी सबसे पहले पूरा पाषाण काल है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये सबसे पुराना काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व। उसके बाद मध्य पाषाण काल आता है। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल का समय क्या माना गया है? 1200 वर्ष से लेकर 1000 वर्ष पूर्व तक। और उत्तर पाषाण काल, जिसको नव पाषाण काल भी कहा जाता है, इसको 1000 वर्ष पूर्व कहा जाता है। और महापाषाण काल का संबंध दक्षिण भारत के बड़े शिलाखंडों, वही पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण शिलाखंडों से बनी जो समाधियां हैं उनको, इनका काल 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व, अर्थात 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त में से किन काल के औजार को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण काल कहते हैं? माइक्रोलिथ, छोटे छोटे लघु पाषाण पत्थरों के जो औजार बनाए गए छोटे छोटे, उन्हीं को देखिए व्याख्या में देखते हैं। लगभग 1200 वर्ष पूर्व से लेकर 1000 वर्ष पूर्व, ये मध्य पाषाण काल कहा जाता है ना। 20 से लेकर 1200, 20 लाख से लेकर 1200 को क्या कहा जाता है? अभी आपने पढ़ा, वो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। अब ये मध्य पाषाण काल के अंतर्गत क्या आता है? 1200 वर्ष पूर्व से लेकर 1000 वर्ष पूर्व तक के पाषाण को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस प्रकार के औजार जो छोटे छोटे होते हैं, आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ, लघु पाषाण काल, तो छोटे छोटे। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे। मतलब जो पूरा पाषाण काल के हथियार थे, इसको सबको पता है कि वो बिल्कुल बेडौल थे, भद्दे थे। लेकिन मध्य पाषाण काल तक आते आते मनुष्यों में थोड़ी बहुत सभ्यता विकास हो गया था, सभ्यता का विकसित हो गई थी। उन्होंने क्या किया था कि ये लकड़ी से उसके मुट्ठे बने, जैसे अभी हम लोग अब यूज़ करते हैं। हंसिया में भी लकड़ी या उसके हड्डियों के मुट्ठे लगा लेने, पकड़ने के काम आती थी। आरी में भी साथ साथ पूरा पाषाण युग के वाले औजार इसी दौरान बनाए जाने लगे। मतलब वो पूरा पाषाण काल के भी औजार बनते थे, लेकिन कुछ औजार ऐसे थे जिनमें सभ्यता के हिसाब से जो सभ्यताएं विकसित हुई थी, तो धीरे धीरे उनमें थोड़ा बहुत सुधार हो गया था, छोटे हो गए थे आकार में, और उनमें मुठिया उठिया लग गई थी। इसके पहले के जो औजार थे वो बिल्कुल बेडौल थे, जैसे तैसे यूज़ किए जाते थे। अब अगला क्वेश्चन, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।